जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महात्मा क्लासेस में। साथियों, मैं आपके लिए आज तीसरा पार्ट जो क्लास 9 का चैप्टर लेकर आ चुका हूं, जो जीवों से विविधता रिलेटेड क्वेश्चन है चैप्टर है, इसका मैं तीसरा पार्ट लेकर आ चुका हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं किसी खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो सकते हैं, इसलिए केंद्रक परिवार का आधारभूत लक्षण हो सकता है। आपको मैं आज इससे जो इस चैप्टर का ये सिलेबस में आपको बताऊँगा ये पेज। तो देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है, तो प्रश्न उठता है कि क्या विशेषताएँ अकेले पाई जाती हैं या फिर एक साथ समूहों में पाई जाती हैं। आपको ये देखिए यहाँ पे लिखा है, एक साथ पाई जाती है या फिर अलग पाई जाती है, अविभाज्य समूह में मिलती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं दूंगा। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं उन्हें श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन पाया जाता है। शारीरिक संरचना में सभी कोशिकाएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं? नहीं होती हैं, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकरण हो जाते हैं। यही वजह है कि जीवों में शारीरिक संरचना में इतनी भिन्नता होती है। इसी के परिणाम स्वरूप आगे दिया है, इसी के परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि एक अमीबा और एक कृमि की शारीरिक बनावट में कितना अंतर होता है। साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने बताया है कि इसमें अमीबा में और यानी कि सभी जीव जंतुओं में शारीरिक में बनावट में कितना अंतर होता है। साथियों, ये आपको हूबहू देखने को मिलेगा। अगला है, क्या जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? क्या कोई भी जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, स्वयं उसका निर्माण करते हैं? तो स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले जो और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों को शारीरिक संरचना में आवश्यकता भिन्नता पाई जाती है। जो शारीरिक भोजन अपना स्वयं खुद से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, तो उनके शरीर में क्या संरचना अलग अलग भिन्नता भी पाई जाती है, अलग अलग देखने को संरचनाएं मिलती हैं। जो जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनमें शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है? आप किसी पौधे को देखे होंगे, उसमें शारीरिक संश्लेषण जो है अन्य प्रकार के होते हैं। शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है, इसमें भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। आइए आगे देखते हैं। उसी तरह जंतुओं में किसी तरह शरीर विकसित होता है और शरीर में विभिन्न अंग पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे अंग पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं, जी आपको अपने जैसे कि इनको 5 भाग में बांटा गया। आप देख सकते हैं 5 जगत में, जो इनको पादप को, इन सभी जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। जो सन 1969 ईस्वी में वैज्ञानिक RHS व्हिटेकर ने 5 जगत में इनको बांटा जीवों को, जो कि इनके निम्नलिखित नेम है, जैसे कि जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक एवं फंजाई, जगत प्लांटी, जगत पादप जगत, जगत एनिमिलिया या जंतु जगत। तो ये 5 प्रकार के इनके जो हैं बांटे गए हैं। तो इन प्रश्नों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह विभिन्न लक्षणों का पदानुक्रम जो है विकसित होता है। वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतु से भिन्न होते हैं, यानी जंतुओं से किस प्रकार ये अलग हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया है। और कहा है इसकी वजह यह है कि पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित भी होता है। अगर जो है भोजन बनाते हैं जंतु, तो उनका जो विकसित शरीर भी विकसित होता है, जबकि जंतुओं में शरीर का बाहर से भोजन ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। यही लक्षण है कि जो है वर्गीकरण के। इसके आगे वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे, यहाँ दिया है वर्गीकरण जैव विकास, इसके आगे ऊपर दिया है इसी के दौरान उप समूह और फिर बाद में बड़े समूहों में विभाजन का आधार बनते हैं। तो ये आप उसके नीचे यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया है नंबर 1, 2, 3, तो इस क्वेश्चन को मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको सभी क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप उसका आंसर एक नोट भी बना सकते हैं आसानी से। चलिए आगे देखते हैं, वर्गीकरण और जैव विकास। वर्गीकरण क्या होता है और जैव विकास? वर्गीकरण का मतलब होता है साथियों बांटना। क्या होता है साथियों? बांटना। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। और जैव विकास को निम्नलिखित प्रकार से बांटा गया है, जो अभी हम आपको ऊपर बताए हैं। तो देखिए, सभी जीवधारियों को उनके शरीर संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। शरीर की बनावट में कुछ लक्षण जो हैं अन्य प्रकार से दिखते हैं, ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। इसमें समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है साथियों। इसमें क्या होती है? समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। तो अतः जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है
जब कोई शरीर की बनावट अस्तित्व में आती है तो ये शरीर के बाद में होने वाली कई परिवर्तनों को प्रभावित करती है। अगर कोई शरीर की बनावट होती है तो उसके जब शरीर बनती है तो उसके कई अंगों में जो है क्या बनावट होती है, शरीर के कई अंग जो विकसित होते हैं उसमें परिवर्तन होते हैं। दूसरे शब्दों में शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं साथियों, इसके शरीर के बनावट में जो लक्षण सबसे पहले दिखाई देते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में भी जाना जाता है। इससे यह पता चलता है कि जीवों के वर्गीकरण का जैव विकास में कितनी नज़दीकी संबंध है। ये भी इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि जैव विकास क्या है साथियों, जैव विकास क्या है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जैव विकास क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। उसके आगे हम जितने भी जीवों को देखते हैं साथियों, हम जितने भी अपने आगे पीछे चारों ओर प्रकृति के चारों ओर जितने भी जीव जंतुओं को देखते हैं सभी निरंतर होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम है। उसमें लगातार परिवर्तन, कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, उनके अंग विकसित होते रहते हैं, उसमें बाल आते रहते हैं, इसमें कई सारे जो है परिवर्तन देखने को मिलते हैं जो उनके बेहतर जीवन और यापन के लिए आवश्यक होते हैं। उनके परिवर्तन इसलिए होते हैं ताकि उनका जीवन और भी बेहतर हो सके। जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन, ये वैज्ञानिक का नाम है साथियों, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन, जो 1859 में अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया है। जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर दिया है। इसमें इस पुस्तक में क्या दिया उन्होंने, अवधारणा को इस वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हम पाते हैं कि कुछ जीव जो समूहों, इसके आगे हम लोग देखेंगे, सजीवों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं साथियों। पहले प्रकार के जीव को आदिम अथवा निम्न जीव कहते हैं। पहले प्रकार के जीव को हम क्या कह सकते हैं, आदिम अथवा निम्न, जबकि दूसरे प्रकार के जीव को उन्नत अथवा उच्च जीव कहते हैं। दूसरे प्रकार के जीव को हम क्या कह सकते हैं, उच्च जीव अथवा उन्नत जीव कहते हैं। उन्नत मतलब बड़े हुए, लेकिन ये शब्द उपयुक्त नहीं है। लेकिन ये शब्द क्या है, उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें उनकी भिन्नताओं को ठीक से पता नहीं चलता है। इस चैप्टर में इस शब्द, ये सब जो बताया है, जो लिखा है उन्होंने, तो इसके बारे में उसकी सभी भिन्नताओं का आसानी से पता नहीं चल पाता है। इसके बजाय हम यदि इनके लिए पुराने जीव और नए जीव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम नए जीव और पुराने जीव का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि विकास के दौरान जीवों में जटिल की संभावनाएं बनी रहती है। जटिलता यानी कठोरता की संभावना क्या होती है, बनी रहती है। इसलिए पुराने जीव को साधारण और नए जीवों के अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जा सकता है। जटिल मतलब होता है साथियों कठोर भी कहा जा सकता है साथियों। तो साथियों उन्होंने बताया कि वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना कैसे हुई थी। तो आइए देखते हैं। अंसर्ट हेगेल जो 1894 और रॉबर्ट विटेकर जो 1969 में और कार्ल वोस 1977 नामक जैव वैज्ञानिक ने सारे जीवों को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। विटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण को जो 5 भागों में बांटा गया है साथियों, अभी उसका मैंने नाम बताया है, जो 5 भागों में बांटा गया था उसका नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये 5 जो हैं, ये 5 जगत में बांटा गया। इसका विस्तार मैं अभी बताऊंगा ये क्या होते हैं। ये समूह कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं साथियों। वोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और जू बैक्टीरिया में बांट दिया गया है। ये 2 बैक्टीरियो में बांटा गया है मोनेरा जगत को। मोनेरा को अब 2 पार्ट में बांटा गया है। किसमें नंबर 1 है आर्कीबैक्टीरिया, नंबर 2 जू बैक्टीरिया में बांट दिया गया, जो प्रयोग में लाया जाता है। जैसे पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उपसमूहों में वर्गीकृत किया गया है, उपसमूहों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे इसका उदाहरण दिया है, मैं आपको इस उदाहरण को दिखा देता हूँ, इसके बारे में बताऊँगा मैं। यहाँ पे ये कुछ खास नहीं है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब ये चाहे तो जैव विकास विविधता, ये इसके बारे में छोटा सा पार्ट दिया गया है। इसको कुछ बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं ध्यान से घर पे। आगे देखिए कौन कौन से
5 पार्ट में बांटा गया है। जगत जो किंगडम, फाइलम, जंतु, डिवीजन, पादप वो जो वर्ग है वो क्लास में बांटा गया। गण ऑर्डर में, कुल फैमिली में, वंश जिन्स में, जाति स्पीसीज के अनुसार ये सब बांटा गया। इस प्रकार वर्गीकरण के पदानुक्रम जो जीव को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटा गया है। अब इसको हम अगले चैप्टर में आपको विस्तृत थोड़ा सा जानकारी देंगे, तो इसको ध्यान से देखते रहिए साथियों। देखिए अब इसको हम जो है बताएंगे ये क्या है। तो साथियों अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा करके एक्टिव कर लीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुँचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति स्पीसीज जो अतः किन जीवों को हम एक जाति को जीव कहेंगे। एक ही जाति के जीव को वाय रूप में काफ़ी समानताएं होती हैं साथियों, और तथा वे जनन कर सकते हैं। जनन का मतलब होता है साथियों वो क्या है, एक अपने जैसा एक और नया जीव उत्पन्न कर सकते हैं, उसी को हम जनन कहते हैं। आगे विटेकर ने बताया, विटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की 5 जो हैं प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 है इसमें मोनेरा। क्या है साथियों? मोनेरा। तो इसमें मैं बता देता हूँ, इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक और न कोशिकांग होते हैं, और न ही उनके शरीर बहुकोशिकीय होते हैं। उनके शरीर बहुकोशिकीय भी नहीं होते और कोशिकांग भी नहीं होते। तो इनमें पाई जाने वाली विविधता क्या है, अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है। इन्हें कुछ कोशिकाओं भित्ति पाई जाती है, इनके शरीर में क्या होती है, कुछ कोशिकाएं भित्ति पाई जाती हैं तथा कुछ में नहीं पाई जाती। इसमें दोनों भी हो सकता है, कोशिका भित्ति पाई भी जाती है और नहीं भी पाई जाती है। तो आगे कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक जो संरचना है, संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से कोशिकीय जीवों में कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण आए परिवर्तनों से भिन्न होते हैं साथियों, अलग होते हैं, इनसे अलग होते हैं। जबकि पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी अथवा विषम पोषी दोनों हो सकते हैं। स्वपोषी का मतलब हो साथियों ये स्वयं अपना पोषण करते हैं या फिर दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो ये दोनों हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है साथियों, ये दोनों हो सकते हैं। तो आगे क्या है, उदाहरण के लिए जैसे जीवाणु है, नीलहरित है, शैवाल है और साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, जो इसके कुछ उदाहरण हैं जो आपको नीचे चित्र में देखने को मिलेंगे। तो मैं बता देता हूँ, इस जीवधारियों में एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं। इसका सिंपल सा परिभाषा है, इस जीवधारियों में एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं और जिनमें कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं साथियों? कोशिकांग इसमें क्या होते हैं। तो इसमें कोशिकांग होते हैं और इसमें एक केंद्रक होता है। इसमें क्या होता है? केंद्रक। इसमें केंद्रक होता है जो बाद में ख़त्म हो जाता है। तो इसी को हम मोनेरा कहते हैं साथ। इसी को क्या कहते हैं? मोनेरा। चलिए आगे आइए, हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं। प्रोटिस्टा क्या है साथियों? तो प्रोटिस्टा का भी हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए प्रोटिस्टा ये नंबर 2 पे है। तो आइए इसको ध्यान से देखिए। इसमें कहा है कि इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग में कि कुछ जीव के गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। ये स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको ध्यान से देखिएगा। और इसमें जैसे उदाहरण दिया, एक कोशिकीय, शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ आदि। तो इसमें ये बोला है एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा की अगर आपको परिभाषा लिखनी रहे तो उन्होंने इसमें आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये एक कोशिकीय जीव है। इसमें यूकैरियोटिक होते हैं, पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं जैसे शैवाल, प्रोटोजोआ इत्यादि। अब इसके नीचे इसका आप चित्र वर्णन का चित्र भी देख सकते हैं, इसके नीचे दिया गया है। अब इसको ध्यान से देख सकते हैं। चलिए आइए साथियों, अब हम आगे बात करते हैं हम लोग फंजाई की। किसकी? फंजाई की। ठीक है, देखिए फंजाई क्या है, ये नंबर 3 पे आता है। ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव हैं। तो इनमें से कुछ पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर होते हैं। ये सड़े गले पदार्थ
पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, उनका सेवन करते हैं, उनसे पोषण प्राप्त करते हैं और इसमें इसलिए इन्हें मृत जीवी कहा जाता है। इसमें इसलिए इनको क्या कहा जाता है साथियों, मृत जीवी। जो मृत जीवों के ऊपर आश्रित होते हैं उन्हें मृत जीवी कहा जाता है। कई अन्य अतिथेय जीव के जीवित जीवद्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। इनमें से कई अपने जीव की विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त करते हैं, जैसे फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। उदाहरण के लिए ईस्ट मोल्ड मशरूम, उदाहरण के लिए आप नीचे चित्र में आप देख सकते हैं। तो इसका आप परिभाषा देखना चाहेंगे तो इसका परिभाषा आप बनाना अगर चाहेंगे तो अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं, जैसे कि यह कोशिकीय होते हैं एवं परपोषी होते हैं और यह अन्य जीवों के मृत शरीर से विघटन करते हैं और ये यूकैरियोटिक होते हैं, जैसे मशरूम, पेनिसिलिन आदि। ठीक है साथियों, अब आगे है प्लांटी। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लांटी के बारे में। प्लांटी क्या है तो इसके बारे में आप एक बार ध्यान से देखिए। यह वर्ग के कोशिकीय भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ये स्वयंपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब वे स्वयं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है। चूँकि पौधों और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं, इन उपवर्गों की चर्चा बाद में हम 7.4 में करेंगे। तो आप इसके नीचे ये एक स्ट्रक्चर बना है जिसको आप नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, तो आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए अगला पार्ट है, आगे हम लोग देखते हैं एनीमिलिया। अगला जो पार्ट है इसमें एनीमिलिया क्या है साथियों, एनीमिलिया क्या होता है हम इसको भी देखेंगे। एनीमिलिया, फिर उसके बाद है प्लांटी। चलिए एनीमिलिया को देख लेते हैं। एनीमिलिया है, इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। इस उपवर्ग की चर्चा हम बाद में 7.5 में करेंगे, 7.5 में करेंगे एनीमिलिया का। तो एनीमिलिया इस जगत के जीवों को मेटाजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, मेटाजोआ। एनीमिलिया को हम मेटाजोआ भी कहते हैं। इसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यह यूकैरियोटिक तथा परपोषी होते हैं। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक तथा परपोषी होते हैं। जैसे इसमें आप अगर उदाहरण में देखना चाहेंगे तो मकड़े हो सकते हैं। क्या, मकड़े, बिच्छू, क्योंकि ये मकड़े दूसरे के ऊपर चढ़ कर के क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। मतलब दूसरों से, बिच्छू भी क्या करते हैं, डंक मारते हैं, दूसरे से अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं। मकड़ा, बिच्छू, मछली हो गया, पक्षी हो गया, मनुष्य भी दूसरे पर आश्रित होता है। मनुष्य भी इसी प्रजाति में आएगा। मनुष्य साथियों इसी प्रजाति में आएगा एनीमिलिया के, क्योंकि मनुष्य भी वनस्पतियों पर निर्भर होता है, वो दूसरों पर आश्रित होता है, इसलिए मनुष्य भी परपोषी है वो। और स्तनधारी वर्ग के सभी आदि जीव आएंगे इसमें एनीमिलिया में साथियों। अगला साथियों प्लांटी क्या होता है, तो प्लांटी को भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। प्लांटी, सबसे पहले हम लोग प्लांटी को जानने से पहले हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक, जिसकी चर्चा मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले एक बार देख लो प्लांटी होता क्या है साथियों। तो प्लांटी सबसे पहले वे कोशिकाएं हैं जिनमें आरंभ में विकसित केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, इसका आकार बड़ा होता है, इसकी केंद्रक भाग न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होता है, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। चलिए आगे प्लांटी के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांटी क्या है और इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। प्लांटी का वर्गीकरण, प्लांटी ये है प्लांटी साथियों। पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण इन तथ्यों पर आधारित है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विकसित एवं विभेदित अथवा नहीं। वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थ को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है। उसके बाद वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत यह देखा गया है कि पौधों में बीजाधारण की क्षमता अथवा नहीं, बीज धारण की क्षमता है अथवा नहीं। यदि बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित है अथवा नहीं, ये आपको बताना है क्या ऐसा होता है या नहीं।
तो प्लांटी के बारे में हम कुछ तर्क बता देते हैं। प्लांटी के अंतर्गत हरे जो है पौधों को, पेड़ पौधों को रखा गया है, जो यह 5 भागों में बांटा गया है इसको, ठीक है। प्लांटी को 5 भागों में बांटा गया है, जो उसका नाम है थैलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये 5 भाग को हम लोग आगे पढ़ेंगे जो अगले पार्ट में, जो मैं अगले पार्ट में इसको बताऊंगा साथियों। आज तक यही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।